हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। हरियाणा में 27 दिसंबर को संपन्न निकाय चुनाव के नतीजे बुधवार को आ गए। सोनीपत, पंचकूला और अंबाला नगर निगम में मेयर पद के लिए सीधे वोट डाले गए थे। इसमें बीजेपी के खाते में पंचकूला और कांग्रेस के खाते में सोनीपत मेयर पद आया। अंबाला मेयर पद का चुनाव हरियाणा जनचेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी ने जीता। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। उधर सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिका में निर्दलियों की जीत का डंका बजा। हरियाणा निकाय चुनावों के परिणामों ने बीजेपी को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया है। कहने को तो पार्टी ने पंचकूला नगर निगम में मेयर पद का चुनाव जीत लिया हो, लेकिन सोनीपत और अंबाला में पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। जहां स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने पंचकूला नगर निगम के मेयर पद का चुनाव जीता, तो वहीं सोनीपत नगर निगम की मेयर पद के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। उधर अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है। इसके अलावा 3 सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के चुनाव निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीते हैं। चुनाव की बारीकियों पर नजर डाले तो तीनों प्रत्याशियों ने अपनी जीत से सभी को चौंका दिया। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं तीनों मेयर की जीत पर और उनके वोटों के अंतर पर। मेयर पद के नतीजे घोषित। सोनीपत निखिल मदान कांग्रेस से जीते, वोट मिले 72,118। ललित बत्रा बीजेपी से जो कि हारे हैं, वोट मिले हैं 58,300। 13,818 वोटों के अंतर से यहां कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अंबाला शक्ति रानी शर्मा हरियाणा जनचेतना पार्टी की ओर से जिन्होंने जीत हासिल की है, वोट मिले हैं 37,604। डॉक्टर वंदना शर्मा बीजेपी से प्रत्याशी रही जिनकी हार हुई है, वोट मिले 29,520। यहां 8,084 वोटों के अंतर से शक्ति रानी शर्मा ने जीत हासिल की है। पंचकूला कुलभूषण गोयल प्रत्याशी बीजेपी जो कि जीते हैं और वोट मिले हैं 49,860। उपेंद्र गौर जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे जिनकी हार हुई है और वोट मिले हैं 43,830। यहां 2,057 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की गई है। उधर परिणामों के बाद तीनों विजेता मेयर प्रत्याशियों ने अपनी जीत पर जनता को बधाई देते हुए आगे तक विकास के काम करने की बात कही है। इस चुनाव में तीनों मेयर प्रत्याशियों ने अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर देकर चुनावी चुनौती को स्वीकारा और जीत दर्ज कर खुद को साबित किया। उधर बात करें नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव की, तो रेवाड़ी नगर परिषद प्रधान पद के चुनाव में बीजेपी की पूनम यादव विजेता बनी है। पूनम यादव ने निर्दलीय उपमा यादव को 2,087 वोटों से मात दी है। पूरे 16 राउंड तक पूनम और उपमा यादव की कड़ी टक्कर चलती रही। आखिरकार पूनम यादव ने रेवाड़ी सीट पर कमल खिलाया और वहीं धारूहेड़ा नगर पालिका में प्रधान पद की निर्दलीय प्रत्याशी कंवर सिंह ने जीत दर्ज की है। कंवर सिंह को 3,048 वोट मिले हैं। सिरसा नगर परिषद के वार्ड नंबर 29 के उपचुनाव में हरियाणा लोकहित पार्टी समर्थित उम्मीदवार निशा बजाज ने 422 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। निशा ने निर्दलीय उम्मीदवार सुषमा मल्होत्रा को हराया है। निशा बजाज की जीत के बाद सिरसा में विधायक और HLP अध्यक्ष गोपाल कांडा का कद और बढ़ गया है। मेरी तरफ से सारे वार्ड वासियों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया और मैं बहुत खुश हूँ। आगे अब क्या दिल से धन्यवाद करते हैं। दिल से धन्यवाद और हम पूरा वार्ड का विकास करवाएंगे। जो रुके हुए कार्य हैं सेवा करेंगे हम। निकाय चुनाव परिणाम में जहां निर्दलियों से लेकर कई विपक्षी दलों ने प्रदेश सरकार को अपनी ताकत दिखा दी है, तो ऐसे में अब एक ही बात निकलकर सामने आ रही है कि क्या कृषि कानूनों पर लोगों का गुस्सा या फिर कहे किसानों का गुस्सा जनादेश बनकर उभरा है, या फिर निर्दलियों और विपक्षी दलों ने जमीनी स्तर पर सरकार को चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज। तो बेहतर शहर बनाने के लिए शहर की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जहां
सोनीपत में कांग्रेस ने इतिहास रचते हुए मेयर पद पर कब्जा किया है, क्योंकि सोनीपत में पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा था और वहां पर मेयर पद के लिए निखिल मदान कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। वहीं अंबाला की अगर बात करें तो अंबाला से हरियाणा जनचेतना पार्टी की शक्ति रानी ने मेयर पद पर जीत हासिल की। इसके अलावा अगर बात पंचकूला की करें तो वहां पर बीजेपी के खाते में यह सीट गई, जहां कुलभूषण गोयल ने जीत दर्ज की। तो बेहतर शहर बनाने के लिए आज शहर की जनता ने अपना फैसला दे दिया है। हालांकि इस पूरे चुनाव के दौरान जो नतीजे सामने आए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो निर्दलीय हैं उनका डंका बजता हुआ दिखाई दिया। अंबाला की बात करें तो वहां पार्षद के लिए 20 सीटें थी। मेयर पद पर शक्ति रानी शर्मा ने जीत दर्ज की, हरियाणा जनचेतना पार्टी की। बीजेपी ने वहां पार्षद के 8 सीटें जो है वो उसने जीती। जनचेतना पार्टी के 7 पार्षद अंबाला में चुने गए, कांग्रेस के 3 और हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के 2 पार्षद वहां जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। ऐसे अगर पंचकूला नगर निगम की बात करें तो यहां भी 20 सीटें थी। यहां पर बीजेपी के कुलभूषण गोयल मेयर पद पर जीत हासिल करने में कामयाब हुए। यहां पार्षद बीजेपी ने 9 पार्षद सीट जीती, वहीं कांग्रेस के पास 7, जेजेपी 2 सीटें यहां जीतने में कामयाब रही और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। अगर सोनीपत की बात करें तो यहां मेयर पद पर निखिल मदान ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के निखिल मदान को यहां जीत मिली। अगर पार्षद की बात करें तो यहां पार्षदों की जो सीट है वो 20 थी, जिसमें से बीजेपी ने 10 पार्षद सीट जीती है, कांग्रेस ने 9 और 1 अन्य के खाते में सीट गई है। तो अब उम्मीद है कि जिस तरह लोगों ने बढ़ चढ़ की वोटिंग की है उसके बाद यही उम्मीद लगाई जा रही है कि अब जो मेयर चुने गए हैं वो अपने शहर के लिए बेहतर प्रयास करेंगे ताकि बेहतर तरीके से शहर का विकास हो सके। इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वीरेंद्र चौहान प्रवक्ता बीजेपी जुड़ेंगे, महिमा सिंह प्रवक्ता कांग्रेस की जुड़ेंगी, सोमवीर आर्य हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं और सुखवंत सिंह प्रवक्ता इनेलो वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। सबसे पहले सोमवीर आर्य जी से मेरा सवाल है। सर, सवाल यह है कि जिस तरह से ये चुनाव हुआ है अभी नगर निगम का, इस चुनाव का प्रदेश की राजनीति पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि कोई बहुत ज्यादा कोई सक्सेस हो पाया है, कोई अपना बढ़त ज्यादा कोई सक्सेस हो पाया है, कोई अपना बढ़त बना पाया है, ना ही कोई बहुत ज्यादा डाउन आया है जी। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस ने अपनी सोनीपत की सीट बरकरार रखी, ये कह सकते, क्योंकि वहां का पहले ही हुड्डा साहब का काफी अच्छा बड़ा प्रभाव है और वो 8 साल 10 साल सीएम रहे हैं। उस इलाके में बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया हुआ है, लोगों की पर्सनल पकड़ है और ये चीज बिल्कुल एकदम प्रमाणित हो गई है, एकदम साफ निकल के आ गई है कि कांग्रेस में कम से कम हुड्डा साहब का दबदबा है, कांग्रेस में पकड़ है, जनता पे पकड़ है। कांग्रेस हाईकमान के सामने उनका कद बढ़ेगा, वो बढ़ा है, वो बड़ौदा उपचुनाव के बाद और अब और ज्यादा बढ़ेगा। ये पक्का कंफर्म हो गया है कि ये हुड्डा साहब की सीट है। उन्होंने काफी मेहनत की है, उनके बेटे जो सांसद राज्यसभा से उन्होंने भी काफी मेहनत की, उनके सारे वर्कर लगे हुए थे। तो एक तो ये चीज क्लियर हो गया है। हाँ, इतना थोड़ा सा जरूर हुआ है कि पार्षद जो है वो 10 बीजेपी के जीते हैं, ये उनके लिए थोड़ी सोचने का विषय है। वो वहां पे भी अपना देखें और अपना विश्लेषण करें कि मेयर तो जीत गया बट वहां पे 10 जो है वो पार्षद उनके जीते। अब आप बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी के लिए भी थोड़ा सा, मैं तो अपने लेवल पर नुकसान ही कहूंगा, क्योंकि अंबाला की सीट उनकी आनी चाहिए थी, क्योंकि अंबाला में बीजेपी के विधायक हैं, वो एक बड़े पावरफुल मिनिस्टर भी हैं अनिल विज जी, और वहां पे उनका स्पेशल काम भी हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी एक तीसरी पार्टी जो है वो दोनों बड़ी पार्टियों को पछाड़ते हुए तीसरी पार्टी ने वहां बढ़त बनाई है या वहां जीत दर्ज की है।
ये इन क्या दोनों पार्टी आपको के ये लिए भी लगता है कि चिंता का अंबाला विषय में अगर बीजेपी पिछड़ गई तो वहां पे जिस तरह से गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत खराब थी, उनका इलाज चल रहा था, इस दौरान वो चुनाव के दौरान वहां नहीं थे, क्या इसकी भी कमी बीजेपी को खली वहां पर? नहीं, देखिए ऐसे इस इलेक्शन में 10-5% का तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन अंतर 8,000 का इतना गैप नहीं हो सकता। ये लोगों की मेंटालिटी बनी हुई थी वहां पे कि बीजेपी को इस बार बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं देने की। ये इससे अंबाला की सीट को देख के ये लगता है कि ये जो है सीट, ये आज का जो माहौल है हरियाणा का, ये बीजेपी से लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन कांग्रेस को भी इस लेवल पर नहीं देख सकते कि वो बीजेपी का सब्स्टिट्यूट बन सके, बीजेपी का विकल्प बन सके, बीजेपी से अच्छा शासन दे सके। ये चीज क्लियर हुई है। और इसके साथ साथ अंबाला के साथ साथ जो दूसरे जो जैसे उपलाना में है, निर्दलीय है, रिवाड़ी में बहुत 18-15 के करीब जो है निर्दलीय है, यानी निर्दलीय बहुत ज्यादा आगे। तो ये भी एक चीज शो करता है कि बीजेपी से लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं है। और सिर्फ बीजेपी नहीं, सोमवीर आर्या जी, ऐसा लग रहा है कि जो लोगों के हित के मुद्दे हैं वो दोनों पार्टियां उठाने में वहां नाकामयाब रही, और शायद जो स्थानीय लोग हैं वो, क्योंकि ये चुनाव स्थानीय था, इसलिए स्थानीय जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो शायद अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रख सके, और इसका ये नतीजा निकला कि अभी के चुनाव में निर्दलियों का दबदबा देखने को मिला। देखिए, ये होता है, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक चीज है, ये मानवीय चीज है। देखिए, आप जो भी पार्षद है वो एक छोटी सी यूनिट है, वो छोटी सी यूनिट में वो लोग अपना व्यक्तिगत होता है, वो लोगों से पैदाइश ही वहां का होता है, रोज उनमें बैठना उठना, रोज उनके साथ चाय पीना, सुख में दुख में, शादी में ब्याह में आना जाना होता है। तो जो थोड़ा सा एक्टिव है, थोड़ा सा ईमानदारी से, जो थोड़ा सा पब्लिक में इतना अपना इमेज बना लिया होता है, क्योंकि ये छोटी यूनिट है, इसमें बहुत ज्यादा पार्टी का नहीं होता। लेकिन अब पार्टी शंबुल पर लड़ने लगी, जैसे दिल्ली में होता था, तो अब इसका महत्व बढ़ जाएगा, आगे और ज्यादा ध्यान किया जाएगा। दूसरा बात जो निर्दलीय की है, ये इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जो है वो पार्टी पे, बड़ी पार्टियों पे, लोकल निकाय में विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं अपने नियरेस्ट आदमी जो पास से बिल्कुल इजी लेवल है, उसके सुबह हम जाके दरवाजा खटखटा ले, उसके यहाँ जाना चाहते हैं। इससे एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ विशेष तौर पर कि ये जो निकाय हुए हैं, निकाय के जो चुनाव हुए हैं इस बार, ये जो अभी हुए हैं, इसमें लोकल मुद्दे दब गए, क्योंकि ये जो कानून, कृषि कानून बिल का जो चल रहा है एजिटेशन, जो आंदोलन चल रहा था, इसमें हुआ ये कि कांग्रेस और वो दूसरी जो खिलाफ पार्टी है, जो विरोधी पार्टी है, ओपोजिशन के लीडर या किसान नेता या खाप के नेता, ये तो इस कोशिश में लगे रहे कि ये प्रूव करें कि ये काले कानून है, किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, किसान की जमीन चली जाएगी, किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी। और बीजेपी उसको डिफेंड करने में लगी रही, बीजेपी उसको ये कहने में लगी रही कि विपक्ष आपको बहका रहा है, विपक्ष जो है ये आपको ठीक से बात नहीं बता पा रहा है, अपनी जमीन ढूंढ रहा है, और ये कानून जो है ये बहुत अच्छे कानून है और किसान को बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आगे किसान के लिए बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा इनके मार्केटिंग का फील्ड मिलेगा, और दूसरा स्वतंत्र आप हो जाओगे, दूसरी जगह बेच सकोगे जो आपकी पुरानी डिमांड थी। ये सारा फोकस इस पे रहा। एक्चुअल सही प्रॉब्लम तो ये रही, जो लोकल मुद्दे थे वो सेकेंडरी हो गए थे, तो इस वजह से भी थोड़ा सा निर्दलीय लोगों का प्रभाव बढ़ गया। निर्दलीय लोगों को अपनी एक खुद की इमेज और खुद की बातें बतानी होती है, वो बताने में सफल रहे, और बड़ी पार्टियां एक दूसरे को काटने में सिर्फ किसान बिल पर ही ज्यादा फोकस रख किया है, उन्होंने भी अपने अपने लेवल पे किया है, इलेक्शन भी जीता है, लेकिन मेन फोकस जो है वो इस किसान बिल पर रहा जो आंदोलन हो रखा था। बिल्कुल देखिए, अंबाला है, अंबाला से पटियाला का जो बॉर्डर है, जहाँ से किसानों ने एंट्री की, पंजाब के किसानों ने एंट्री की, जहाँ पर काफी उन पे पानी डाला गया या उनके साथ एक तरह से अन्याय किया गया, उनको परेशान किया गया, वो कितनी दूर अंबाला से। तो देखिए, डायरेक्ट इफेक्ट होता है, तो कुछ लोग तो उधर चले गए, कुछ लोग इधर चले गए, तो इस वजह से निर्दलीय का ये अपना बन गया। पंचकुला में कांग्रेस की सोमवीर आर्या जी, महिमा सिंह भी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। मैम, स्वागत है आपका। और सबसे पहले सवाल यह है कि सोनीपत में आपको जीत मिली है मेयर पद का, इसके लिए आपको बधाई। आपने इतिहास भी वहां रच दिया, क्योंकि पहली बार
वहां पर नगर निगम के चुनाव हुए थे और मेयर पद के चुनाव हुए थे। उम्मीद है कि वहां आप बेहतर करेंगे और जो शहर है उसको बेहतर तरीके से वहां पे एक तरह से उसका अलग तरीके से निर्माण करने की कोशिश करेंगे ताकि बेहतर दिख सके। लेकिन सवाल यह भी है कि कहां गलती हो गई कि पंचकुला में आप 2000 से पीछे रह गए और अंबाला में भी आप लोग कुछ नहीं कर पाए। क्या कहीं रणनीतिक चूक हो गई थी कांग्रेस की? खालिद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बधाई दी और मुझे लगता है बधाई की पात्र हैं हमारी माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी, जिनकी विजन, जिनकी सोच, जिनके नजरिए के तहत कांग्रेस ने पहली बार, आज तक के इतिहास में पहली बार अपने ब्रांड पर, अपने लोगों पर, अपने झंडे पर ये चुनाव लड़े। और पहली बार ऐसा निश्चय किया गया कार्यकर्ताओं की आवाज को सुनते हुए और उसका नतीजा देखने को मिला है। सोनीपत में तो बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर देखने को मिला है, लेकिन आपने कहा कि पंचकूला में हम 2000 से हार गए, तो देखिए हार जीत तो चुनाव का हिस्सा है। पंचकूला में हमारी कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग थी, सारी बातें थी, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं चुनाव के लिए और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जो है वो जनता किसी तरह से करवट लेती है, जनता का जो मत है कहीं किसी और तरह से लेता है। हम बल्कि चंद्रमोहन जी भी पंचकूला में 2500 के आसपास से हारे थे, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं रहा था। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो अंतर रहा है इसमें कोई जहाँ पर कोई कमी पेशी रह गई होगी उसे हम लोग जरूर स्टडी करेंगे और उसे उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने पहली बार ये फैसला लिया था, माननीय अध्यक्षा जी ने पहली बार ये फैसला लिया था। इस बार जो हमने पार्ट सीखे, अच्छे भी और बुरे भी, उन पर कार्यरत रहते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। महिमा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से आपकी पार्टी की प्रवक्ता रही रंजीता मेहता ने आप लोगों का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में चली गई, उसका नुकसान आप लोगों ने उठाया अभी? देखिए खालिद जी, निजी फैसलों का जो मुझे लगता है निजी फैसलों का जो प्रभाव पार्टियों पर पड़ता, निजी कार्यकर्ता तो बहुत से फैसले लेते रहते हैं। बहुत से लोग भाजपा में भी, बहुत से ऐसे मैम, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिनका इलाके में प्रभाव होता है और हो सकता है कि जो 2-3 हजार वोट से आप पिछड़ गए। मैं नहीं समझती हूँ कि ये इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। देखिए जनता बहुत समझदार है, वो किसी एक कार्यकर्ता के इधर से उधर होने से नहीं। और देखिए जो इस तरह के जहाँ विचारधारा ही नहीं है, मुझे लगता है जनता इस बात को सबसे पहले पहचानती है। यदि कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ को मद्देनजर रखते हुए ऐसे फैसले लेता है, ऐसे कार्यकर्ता इस तरह के फैसले लेते हैं, तो मुझे लगता है जनता पे उसका बहुत प्रभाव नहीं है। हाँ, जनता ने कुछ और बातों को जरूर अपने कंसिडरेशन में रखा होगा और वो क्या है, वो कहाँ है, वो संगठन के अंदर उस पर विचार विमर्श होगा और उसके ऊपर आगे की रणनीति तय की जाएगी। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि तो अभी पिछले दिनों, अभी परसों ही भाजपा से भी हमारे पास ज्वाइनिंग हुई है और वो कार्यकर्ताओं का इधर से उधर जाना राजनीति का हिस्सा है। ठीक है, आपको लगता है कि रंजीता मेहता के इधर से उधर जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन क्या जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पंचकुला के इलाके में उन्होंने प्रचार किया या फिर हिमाचल के सीएम भी आए थे प्रचार के लिए, कहीं प्रचार में आप लोग पिछड़ गए और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा? बिल्कुल ऐसा नहीं है खालिद जी, हमारे सभी नेता बिल्कुल भरपूर उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, उन्होंने पूरा हिस्सा लिया चुनाव प्रचार में भी, रणनीति तय करने में भी। अपने अपने क्षेत्रों में सभी नेताओं ने बराबर तौर पर इसको किया। बाकी जैसा मैंने कहा कि ये हमारी माननीय अध्यक्षा जी का एक विजनरी फैसला था, एक ऐतिहासिक फैसला था और क्योंकि पहली बार आज तक कांग्रेस ने ऐसा एक बड़ा कदम उठाया था, तो हमने इसमें से बहुत कुछ सीखा है, अच्छा भी और बुरा भी, और उसी को लेकर के आगे की रणनीति तय करेंगे। ये भी एक बड़ी देखने वाली बात है कि हार और जीत दो पहलू हैं सिक्के के। वो तो आपको जो हार भी मिली है वहां पर भी चिंतन करना होगा और जहां जीत भी मिली है वहां पर भी धन्यवाद के साथ साथ चिंतन जारी रखना हमारी रणनीति का हिस्सा रहेगा। ठीक है,
सुखवंत सिंह प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार खालिद भाई। ठीक है सर। सुखवंत सिंह जी, सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि आज का जो निकाय चुनाव हुआ है और जिस तरह से निर्दलियों का एक तरह से दबदबा देखने को मिला है, क्या आपको लगता है कि बड़ी पार्टियों को लोगों ने एक तरह से नकार दिया है? देखो खालिद भाई, सबसे पहले तो सभी जीतने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं, जिनके ऊपर जनता ने अपना विश्वास जताया है, उन सबको मेरी तरफ से, चौधरी अभय सिंह चौटाला और इनेलो की तरफ से हम शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आप लोग मैदान में तो नहीं उतरे थे। मैं आपके सवाल पर आता हूं जी। निश्चित रूप, क्या कहा खालिद भाई? मैंने कहा कि आप लोग तो मैदान में नहीं उतरे थे निकाय चुनाव के। हाँ, हम शायद मैदान हो में सकता नहीं होते उतरे तो थे, आपका भी वो कोई हमारा एक प्रत्याशी अलग जीतता। चीज है, क्योंकि किसान आंदोलन को ऑनर करने के लिए और किसान आंदोलन में हमारे वर्कर्स का सहयोग देने के लिए हमने इस इवेंट से बाहर रहना मुनासिब समझा, क्योंकि हमारे लिए चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन किसान की जो समस्याएं हैं और जो ऑनगोइंग किसान आंदोलन है वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम इसी पे आ जाते हैं, शहर के फैसला पे आता हूं कि निश्चित रूप से आज के दिन हरियाणा प्रदेश की स्थितियां इस प्रकार की हैं कि बीजेपी और जेजेपी को लोगों ने साफ कर दिया और कांग्रेस को भी उन्होंने नहीं चुना। आप देखेंगे कि निर्दलियों पर लोगों ने विश्वास जताया है, यानी कि साफ है दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी लोगों की आशाओं का केंद्र नहीं है। लोगों को यह लगता है, जनता को यह लगता है, और विशेष रूप से क्योंकि ये शहरी निकाय चुनाव थे और शहरी निकाय चुनाव शहरों में बीजेपी का अपना एक वो वोट बेस रहा है पिछले, उसमें उनकी एक और संस्कृति शहरी उसकी है, लेकिन फिर भी ऐसे शहरी निकायों में बीजेपी की इतनी बुरी तरह से हार हो जाना, जेजेपी की इतनी बुरी तरह से हार हो जाना, उसके गठबंधन की हार हो जाना और कांग्रेस को लोगों ने अपनी आशाओं का केंद्र नहीं माना, निर्दलियों के ऊपर विश्वास जताया, तो साफ है आपके सवाल का जवाब बिल्कुल इसी बात में छुपा है, रिजल्ट में छुपा हुआ है कि दोनों ही पार्टियां जनता की आशाओं का केंद्र नहीं है, उनकी आशाओं पर खरा नहीं उतर पा रही और लोग उनकी तरफ नहीं देख रहे। ठीक है। महिमा जी, जवाब दीजिए सुखवंत सिंह के सवालों का। देखिए, ऐसा है, मैंने जैसा पहले भी कहा अपने वक्तव्य में खालिद जी कि कांग्रेस ने पहली बार ये फैसला लिया माननीय अध्यक्षा जी के नेतृत्व में कि हम अपने बैनर पर, अपने नाम पर चुनाव लड़ेंगे। पहली बार हमने ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया और उसमें बढ़त भी पाई है। यदि आप स्टडी करेंगे इस बार के आंकड़ों को, इस बार के नतीजों को, तो आप ये देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर पिछले, लेकिन मैम बढ़त तो तब होती ना जब आप तीनों नगर निगम में आपका मेयर होता, नगर पालिका के जो तीनों नगर पालिकाओं के चुनाव होता उसमें आपका चेयरमैन जीतता। यहाँ तो आप लोग बीजेपी हो या कांग्रेस, यहाँ तो लोगों ने भरोसा ही नहीं जताया। एक आपको मिला नगर निगम में मेयर पद, एक बीजेपी को मिला और एक अदर्स पार्टी वहां ले गई। जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा था, बहुत सारे मुद्दे थे, क्या आप लोग जनता के पास सही से अपनी बात नहीं रख पाए या लोगों की समस्याएं नहीं उठा पाए? बात बिल्कुल रखते रहे, बुलंदी से रखते रहे खालिद जी, और फिर से दोहरा रही हूँ कि हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं, चुनाव के दो पहलू हैं, और कहीं हार मिलती है आपको, कहीं जीत मिलती है। कोशिश ये रहती है कि 100 में से 100 नंबर लेकर आए हमेशा। लेकिन उसमें भी तो आदमी सोचता है ना कि गलती कहाँ हो गई। मैंने पहली 30 तो रहती है सर। मैंने पहली बारी में ही कहा कि जो हमने पाठ सीखे अच्छे और बुरे, वो हमारे चिंतन का विषय बने हैं और बने रहेंगे, और उसी के ऊपर आगे की रणनीति तय होगी। यदि कोई एक आवाज भारतीयता की सच्ची आवाज है पिछले 150 वर्षों से, तो वो कांग्रेस पार्टी की आवाज है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो निजी विचार हैं, जो व्यक्तिगत सोच है, वो हर किसी की अपनी अपनी है और रहेगी, और बिल्कुल रहनी चाहिए, यही लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन आप ये समझिए कि हमने अपने बैनर पर निकाय चुनाव पहली बार लड़ा, और उसके मुताबिक अगर देखें तो हम ये समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और जहां गुंजाइश है बेहतर करने की, उसके लिए रणनीति हम तय करेंगे, उसके लिए हम चिंतन मंथन करते रहेंगे। ठीक है। सोमवीर आर्य जी, सवाल यह है कि जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, क्या इसी का फायदा कांग्रेस को मिल गया सोनीपत में? देखिए खालिद जी, मैं बहुत ज्यादा नहीं मानता, 10-5% मान सकते हैं।
ये जो जितना भी फायदा है, जो भी मेयर बना है, ये सुड्डा साहब की जो पिछले 10 साल में इन्होंने काम किए, लोगों से जुड़े रहे, ये मैं तो कांग्रेस की बजाय हुड्डा साहब की जीत मानता हूँ। दूसरा, आपकी सोनीपत की बॉर्डर पे जो था वो ठीक आंशिक था, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और बताऊं कि जैसे ये जो सोनीपत है हमारा, ये इसका जो बेस है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर, वो सिटी नहीं है, शहर नहीं है, वो शहर से आपने कहा इसमें क्या है। पावरफुल नेता रहे उन्होंने सोनीपत, और वो जो पुराना रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, 4-5 डिस्ट्रिक्ट अब बन गए, उसके अंदर बहुत डेवलप किया था, पानी आ गया था, शिक्षा स्तर बहुत अच्छा था, जाट संस्थाएं बन गई थी, बहुत ज्यादा हो गया था। उस वजह से क्या था कि हमारे जो गांव के थोड़े से जो एडवांस लोग थे वो सोनीपत आके बस गए, एक तो वो लोग, और फिर दूसरा रिसेंटली अभी कई बड़े बड़े गांव जो निगम है इसके साथ लगाए हैं। तो इसका तो आप स्ट्रक्चर बेसिकली जो है वो रूरल ही समझ लीजिए, मेजोरिटी में लोग वहाँ पे रूरल एरिया है या वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसानी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये ठीक है, थोड़ी बहुत उनके मन में रही होगी, लेकिन अगर आप ये कहो कि जी उसका जो किसान आंदोलन का बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के है, तो खालिद जी ये एक तरफ इलेक्शन होना चाहिए, 10-12 का नहीं होना चाहिए। ठीक है सोमवीर जी, आपके मुताबिक यानी कि वहां पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम किया था और उसी का एक तरह से फायदा मिला है वहां पर कांग्रेस को, और वहां मेयर के सीट पर कब्जा करने में कामयाब कांग्रेस हुई है। हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये कोशिश करेंगे कि शहर का जो फैसला है, जो जनता ने फैसला दिया है, उस पर जो मेयर जीत कर आए हैं वो कितने खरे उतरेंगे, क्योंकि इस उम्मीद के साथ लोगों ने वोट की है कि उनके शहर का विकास होगा, बेहतर शहर का विकास होगा और शहर की तस्वीर। शहर ने अपना फैसला सुना दिया है, अब बारी उन लोगों की है जिस पर शहर की जनता ने भरोसा जताया है, यानी एक बेहतर शहर बनाने की। हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जनता ने इस बार किन किन लोगों पर भरोसा जताया है और क्या वजह है कि बड़ी पार्टियां जो हैं वो जो स्थानीय मुद्दा है वो कहीं ना कहीं उठाने में नाकाम रही हैं, और यही वजह है कि वहां पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने ज्यादातर जीत दर्ज की है। लगातार हमारे साथ सुखवंत सिंह बने हुए हैं, प्रवक्ता एनएलओ। सुखवंत सिंह, सवाल यह है कि आज जिस तरह के नतीजे आए हैं उसको लेकर क्या आपको लगता है कि जो प्रदेश की राजनीति है उस पर भी कोई असर पड़ेगा? खालिद भाई, निश्चित रूप से असर पड़ेगा जी। देखिए, जो किसान आंदोलन का आपने सवाल पूछा था और आर्य साहब ने जो जवाब दिया, मैं उस पर 10 सेकंड उस पर मैं भी अपनी खर्च करना चाहूंगा। बिल्कुल। अब एक जो चीज है उसको आपको भी याद रखना पड़ेगा, और जो भी इन चुनाव के एनालिसिस कर रहा है उसको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है। देखो, इसमें एक आड़ती एक जो वर्ग है वो भी एक पीड़ित वर्ग है जी, जो मंडी को खत्म करके और आड़ती के आर्थिक पक्ष के ऊपर या उसकी रोजी रोटी पर या उसके पेट पर जो लात सरकार मार रही है उसको भी आपने ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शहरों में ज्यादातर आड़ती वर्ग व्यापारी वर्ग है और वो वर्ग मुखर होकर के बेशक आंदोलन में आया भी है, और वो ज्यादा ना भी आया हो तो उस चीज को आपने ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्होंने वोट के माध्यम से इस प्रदेश की सरकार को एक जवाब उन्होंने दिया है। सोनीपत और दूसरे शहरी निकायों में मेरा अपना एनालिसिस ये है। दूसरी बात, आपका जो सवाल था कि इसका असर पड़ेगा, निश्चित रूप से खालिद भाई हर चुनाव का फर्क पड़ता है, और एक चुनाव चाहे छोटा हो बड़ा हो वो एक पैमाना होता है जिससे ये समझ में आ सकती है कि जनता, प्रदेश की जनता का मूड क्या है। अब शहरी जनता जहां से बीजेपी अपना बेस मानती थी वहां से बीजेपी और जेजेपी को जब साफ कर रही है और वो कांग्रेस को नहीं आगे कर रही, आप देखेंगे निर्दलियों पर बहुत ज्यादा भरोसा जताया है। तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रदेश की जनता एक विकल्प इन दोनों को हटा करके जो एक तीसरा विकल्प है उस तीसरे विकल्प पर जाना चाहती है, और दोनों से ही नाराज है। बेशक आज दूसरी बार बीजेपी जेजेपी की सरकार बनी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस जो अपने ये कहती थी कि हमने एक विपक्ष होने का दावा करती थी, उसको भी प्रदेश की जनता ने, विशेष रूप से शहरी जनता ने, ठीक है सुखवंत सिंह जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, सत्यव्रत शास्त्री जी। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो पंचकुला में मेयर पद जीतने के लिए आपको बधाई।
पंचकुला जनता को हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन इसके साथ सर एक सवाल, जैसा उन्होंने मैंडेट दिया है, हम तो सारे हरियाणा के सभी मतदाताओं को जहाँ जहाँ स्थानीय निकायों के चुनाव है सभी को धन्यवाद और देते हैं कि एक आपका जो मैंडेट है उसको हम ठीक है सर झोंका कर सम्मान देते हैं। लेकिन अब इसके साथ एक सवाल है, वो भी सुन लीजिए कि जिस उम्मीद के साथ आप लोग निकाय चुनाव में उतरे थे, लग रहा है कहीं ना कहीं झटका लगा है। देखो, ये चुनाव में जो परिणाम आए हैं उससे हमें सोचने को जरूर एक मौका मिला है और जनता ने जिस प्रकार का एक माहौल विपक्ष के द्वारा जो क्रिएट किया गया था उससे कुछ स्थिति में परिवर्तन आया है। लेकिन जो एक कांग्रेस और बाकी सब लोग ये चाह रहे थे कि ये भाजपा से निकलकर हमारे हाथ में आ जाए, तो कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर रोक लगी है। उन्होंने भाजपा पर ही सबसे ज्यादा विश्वास व्यक्त किया, लेकिन दूसरी कोई ऐसी पार्टी नहीं आई सामने, राजनीतिक दल नहीं बना जो भाजपा का विकल्प के बारे में सोच सकता हो। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से इस बार निर्दलियों ने जीत दर्ज की है, क्या आप दोनों बड़े जो पार्टियां हैं सोचने पर आप लोगों को मजबूर कर दिया है इस बार जनता ने? देखो, हम तो हर चुनाव के बाद सोचते हैं, सोचने का अवसर भी, मंथन का अवसर भी और उसके ऊपर वर्किंग भी होती है जी। और उसी क्रम में हम इस चुनाव को भी उसी दृष्टि से देख रहे हैं। जहां हमें सम्मान दिया है रेवाड़ी और पंचकुला में, उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। सोनीपत में भी हम 20 में से 10 निर्गम पार्षद हमारे जीते हैं, कांग्रेस से तो ज्यादा ही है हमारे पास, तो उसका भी हम सोनीपत के लोगों का भी धन्यवाद करते हैं कि कम से कम हमें इतना विश्वास दिया कि कांग्रेस से ज्यादा हमारे उनका मेयर होने के बाद भी हमारे सदस्य वहां ज्यादा हैं। तो अवसर तो हर चुनाव के बाद सोचने का होता ही है, सोचना भी चाहिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को। और निश्चित रूप से जो भी परिणाम मिला है उस परिणाम के बाद क्या लगता है बीजेपी से कहाँ चूक हो गई? देखिए, ये कोई एक कारण नहीं होता, कई कारण है इसके अंदर। कांग्रेस के द्वारा बड़ौदा चुनाव के लिए और उसके बाद उससे पहले जिस प्रकार से किसान आंदोलन के बहाने जो एक जमीन तलाशी गई और उसको से जिस प्रकार के सारे हरियाणा में बाकी जगह वातावरण बनाने का प्रयास किया गया, तो वो प्रयास बाकी जगह तो सफल नहीं हुआ, लेकिन सोनीपत में क्योंकि भूपेंद्र जी हुड्डा की कर्मस्थली रही है, वो अपना भाईचारा मानते हैं और वो सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर रह गया हरियाणा में जो कहीं ऑक्सीजन देता है कांग्रेस को। लेकिन पंचकुला में भी तो बहुत नजदीकी लड़ाई थी सर। पंचकुला में भी किसी समय पे 4600-4700 से लीड पे थे आप लोग और बाद में ये 2000 के आसपास आ गए जीत का अंतर। यहाँ कैसे गड़बड़ी हो गई? नहीं, गड़बड़ी कहाँ हुई? अंतर देखिए कितना कम हो गया। 1500 तो नोटा को पड़ गया, 2300 वहां बीएसपी ले गई। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर मामला होता तो फिर तो गड़बड़ हो जाता मामला। नहीं, ऐसा नहीं होता। जीत तो जीत ही होती है। जीत बिल्कुल जीत होती है तो लेकिन जब मेंबरशिप की बात आती है तो सोनीपत में हम उनसे ज्यादा हमारे साथी पार्षद बने, तो क्या वो हमारी जीत नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी सर जी। तो फिर भी चुनावों के परिणामों को देखकर मैं निश्चित रूप से ये बात कहता हूं कि सोचने का अवसर है, सोचे भी गए और समय है अभी इसको कवर करने का। तो हमारा पार्टी नेतृत्व और सरकार का जो नेतृत्व है वो इस विषय पर दोनों पर चिंतन करेंगे। ठीक है। महिमा सिंह जी लगातार कांग्रेस प्रवक्ता सर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। महिमा सिंह जी, क्या आप लोगों ने किसान आंदोलन के बहाने जो राजनीतिक जमीन तलाशी थी उसी का फायदा मिला है आप लोग को सोनीपत में? खालिद जी, सबसे पहले तो मैं हर बार चर्चा में ये अनुरोध करती हूँ जो कि मुझे लगता है बिल्कुल सार्वजनिक है, बात प्रत्यक्ष है। ना प्रधानमंत्री जी, ना मुख्यमंत्री जी और ना भाजपा के कोई प्रतिनिधि जो किसान आंदोलन में लोग मर रहे हैं, शहीद हो गए हैं, उनके प्रति एक शब्द नहीं बोलते। पता नहीं कांग्रेस को जमीन तलाशने का फायदा मिला है या भाजपा को झूठा प्रोपेगेंडा खड़ा करने का फायदा मिला है। ये तो ग्राम पंचायतों के चुनाव में तय होगा, क्योंकि शहरों में तो भाजपा अपना झूठा प्रोपेगेंडा खड़ा कर पाने में सफल, लगभग सफल ही है।
क्योंकि ये एक लगभग ये बार बार कहते हैं किसान नादान है, किसान को बरगलाया जा रहा है। मैं ये कहती हूँ शहरी जनता को कैपिटलिज्म के, पूंजीवाद के चश्मे लगा करके और इन लोगों को कंफर्ट में रखा हुआ है, क्योंकि शहरी लोगों को बहुत ज्यादा जमीनी स्तर से जुड़ने की जरूरत नहीं होती। वो उन्हें सिर्फ उतना ही पता चलता है जितना मीडिया में दिखाया जाता है, और मीडिया को कैसे किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है वो इस सरकार से बेहतर कोई और नहीं जानता है। तो प्रोपेगेंडा तो कौन चला रहा है, कौन तय कर रहा है, वो सामने है, प्रत्यक्ष है। और मैं तो बस इतना कहती हूँ कि कम से कम जो लोग मर रहे हैं, जान गंवा रहे हैं, चलिए मैं कहती हूँ शीतलहर के कारण ही गंवा रहे हो, चाहे उनके लिए श्रद्धांजलि के 2 शब्द इन लोगों के मुंह से नहीं निकलते, बहुत शर्मनाक लगता है, मुझे दुख होता है। ये हमारे सह नागरिक थे जो चले गए, कम से कम और कुछ ना सही, सह नागरिक थे। ठीक है। कांग्रेस की जमीन तलाशी नहीं तलाशी, महिमा सिंह जी से कांग्रेस और भाजपा की किसान आंदोलन से जुड़ी हुई सच्चाई का अगर आपको पैमाना लगाना है, उसका माप लगाना है, तो वो तो ग्राम पंचायतों में होगा। शास्त्री जी, शहरी निकाय जी एक क्वेश्चन कर लूं महिमा सिंह जी से। शास्त्री जी जवाब दीजिए। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आंदोलन चाहे या शाहीन बाग का हो, उसके कारण से सारे देश में फैलाए हो, आंदोलन चाहे किसान का हो, सारे देश में उसका वातावरण बनाया जा रहा हो, और अनेक प्रकार के इशू जो सीए के बारे में फैलाए, लेकिन कहीं भी सरकार ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे जनता के ऊपर कभी अपना तानाशाही नहीं दिखाई। लेकिन आप रामलीला मैदान की घटना को कैसे भूल सकते हैं? 4 जून की जब योग साधकों को रात के 12 बजे लाठों से पीटते पीटते किसका क्या क्या हाल कर दिया था, ये कांग्रेस का चरित्र भूल गए। वो आज हमें शिक्षा दे रहे हैं कि वहाँ किसान आंदोलन में क्या हो रहा है। किसान आंदोलन में जो कुछ है वो व्यवस्थाओं के कारण से नहीं हो रही, वो वहाँ लोग। लेकिन आज सर हम निकाय चुनाव पर ही चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए फिर रोज तो हम उस पर चर्चा करते हैं किसान आंदोलन पे। जब ये बात आ रही है कि आंदोलनकारियों को, अरे आपने तो वहाँ लाठियां बरसाई थी, रात के 12 बजे सोती जनता के ऊपर निरी, या तो फिर जलियांवाले बाग में हुआ था या फिर दिल्ली में हुआ था। उस बात को याद नहीं रखना चाहिए इनको। ठीक है। सुखांत सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुखांत सिंह ने, आपने जिस तरह निर्दलीय प्रत्याशियों को जीतने पे कहा कि जनता जो है तीसरा विकल्प ढूंढना चाहती है, क्या लगता है कि इनेलो तीसरा विकल्प बन सकती है क्या? आपका सवाल एक बार फिर रिपीट करेंगे? मैं थोड़ा आखिरी हिस्सा जी पाया। सुखांत सिंह जी, ये सवाल था मेरा कि आपने, जैसे मैंने सवाल किया था पहले कि निर्दलीय जिस तरह से जीत दर्ज किए हैं, उसके बाद आपने कहा था कि जो निर्दलीय जीते हैं ये एक तीसरे विकल्प के तौर पर जनता जो है वो चुनना चाहती है, जो तीसरा विकल्प के तौर पर निर्दलीय को चुना है। तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में क्या इनेलो भी तीसरा विकल्प बन सकती है कांग्रेस बीजेपी के इतर? निश्चित रूप से खालिद भाई, इसमें तो कोई इफेक्ट बट है ही नहीं, इनेलो ही तीसरा विकल्प है। जो लेकिन सर अगर पक्ष हैं, अगर चुनाव लड़े होते निकाय का तो इसमें कुछ पता चल जाता। लोकतंत्र जिस प्रकार से निर्दलियों को जनता ने अपना समर्थन दिया है, और इनेलो क्योंकि हमने ऑनगोइंग किसान आंदोलन को ऑनर करने के लिए, उसको रेस्पेक्ट करने के लिए, और उसमें अपने वर्कर्स को भेज करके उनका सहयोग करने के लिए हमने चुनाव से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। अगर इनेलो इसमें होती तो निश्चित रूप से निर्दलियों की जगह इनेलो होती, तो तीसरा विकल्प इनेलो निश्चित रूप से है। अब मैं सत्यदेव शास्त्री जी के इस बात पर आता हूं कि कांग्रेस ने तानाशाही दिखाई और हमने तानाशाही नहीं दिखाई। शास्त्री जी पंजाब के हरियाणा बॉर्डर के रास्ते जब पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, तो आपकी सरकार ने क्या क्या नहीं किया। सड़कें खोद दी गई, आप लोगों ने वाटर कैनन का प्रयोग किया जिससे पंजाब के बहुत लोगों की, किसानों की आंखों की रोशनी चली गई। आप लोगों ने सारा सब कुछ तो प्रयोग किया, और तानाशाही सबसे ज्यादा इस कार्यकाल में हम 2 लोगों की, माननीय मोदी जी और अमित शाह का जो एटीट्यूड है, जो उनका तानाशाही पूर्ण रवैया है, वो किसी को इस देश में कुछ नहीं समझते। जिस प्रकार से उन्होंने शक्तियों का केंद्रीकरण किया है, सेंट्रलाइजेशन किया है, उन लोगों के विरुद्ध ये आंदोलन खड़ा हुआ है। आप लोगों को ये हक नहीं है, आपको बिल्कुल भी इस बात का हक नहीं है कि तानाशाही के ऊपर कोई बात करें।
क्योंकि तानाशाही सबसे ज्यादा आप लोगों ने की है और किसानों के ऊपर बर्बरता करने में, किसानों के ऊपर आपने तानाशाही पूर्ण रवैये में और सरकार की सत्ता का दुरुपयोग करने में आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों को यह हक नहीं है कि आप इस प्रकार के सवाल पूछें। शास्त्री जी जवाब दीजिए, उसके बाद एक सवाल करूंगा मैं आपसे। किशन सिंह जी, क्या आपका इतिहास याद दिलाऊं आपको? आपने जिस प्रकार की राजनीतिक, अरे आप अपना इतिहास, आपको दो दिन पहले की बात तो आपको याद नहीं है। अरे आपके खुशवंत सिंह जी, आप क्या बाद में जुड़े होंगे, आपकी स्मृतियां भंग हो गई होंगी। आप पिछला इतिहास देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा आपने जलाया था, जिस प्रकार महम के चुनाव के अंदर आपने हत्याएं तक करवा दी थी, क्या आपको वो चीजें याद नहीं रही क्या? आप भाषण देने के लिए इस चैनल पर आ गए, ये चीजें याद कम से कम अपना अतीत तो याद रखना चाहिए। किसानों की ठीक है, अभी हम निकाय चुनाव पे बात कर रहे हैं। शास्त्री जी आप दोनों ने एक दूसरे का इतिहास याद दिला दिया, लेकिन मेरा सवाल शास्त्री जी आपसे ये है कि क्या निकाय चुनाव में जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको नहीं उठा पाई या जनता को समझा नहीं पाई? क्या आप लोग जो जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी उसको आप लोगों ने सही से उनके सामने नहीं रख पाया और निर्दलीय रख पाया, इसलिए उनको फायदा हुआ? देखिए, हम अपनी प्रदर्शन से बहुत खुश नहीं है, लेकिन जो सामने की स्थिति है राजनीतिक दल की, विपक्ष की, उसके प्रदर्शन को देखते हुए हम अपने आप को हरियाणा की जनता के पैरोकार मानते हैं कि फिर भी चाहे हमें कुछ स्थान कम मिले हों, लेकिन सर्वाधिक विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर स्थानीय निकाय के चुनावों में मिला है और हम जो कमी रही है उसको सिर से स्वीकार करके, यहाँ ये वो मंच नहीं है जिसके ऊपर हम उन बातों की चर्चा करेंगे, वो तो पार्टी फोरम पर करेंगे, बात करेंगे। लेकिन यहाँ हमारा इतना कहना है कि हम अपने सामने जो विपक्षी पार्टियां थी उन सबसे बेहतर प्रदर्शन करने का हमारा जो मकसद था उसमें हम कामयाब हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा करने की जो गुंजाइश है उसके लिए आगे काम करेगी। ठीक है, कांग्रेस क्या सोचती है इस बारे पर, महिमा सिंह जी? ऐसा है कि सोनीपत में हमने लगभग 12,000 वोटों के आसपास से 72,000 हमारे 72,000 के आसपास हमारे हैं, 58,000 के आसपास इनके हैं, 14,000 के आसपास लगभग हमने वहाँ गैप बनाया, इतने मार्जिन से हम जीते। पंचकुला में सिर्फ 2,000 के मार्जिन से हम हारे और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कारण हैं जो रहे होंगे। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में जो मैं शुरू से बोल रही हूँ कि अच्छे पार्ट भी हैं और बुरे भी अनुभव रहे जिनसे हम आगे का अपना सफर तय करेंगे, अपनी रणनीति तय करेंगे। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर रहेगी खालिद जी, कि सोनीपत की जनता ने विश्वास जताते हुए एक यूथ को, एक युवा साथी को, निखिल मदान जी को अपना मेयर चुना, सोनीपत का पहला मेयर चुना। उसी प्रकार से जो बाकी दोनों निकाय हैं वहां पर भी बहुत सारे जो हमारे साथियों की जीत हुई। कांग्रेस अपना योगदान पुरजोर तरीके से जैसे देती आती रही है वैसे देती रहेगी, उससे बेहतर तरीके से, और जनता को अपने साथ उनके सहयोग से, उनको सहयोग देते हुए, अपना योगदान देते हुए अपनी कार्य प्रणाली, अपनी रणनीति तय करेगी। जनता को इंक्लूड करते हुए इंक्लूसिविटी की अप्रोच रहेगी कांग्रेस पार्टी की, ये जरूर तय है। और जो कुछ भी जनता की बेहतरी के लिए, इन शहरों की बेहतरी के लिए कदम उठाने की जरूरत होगी, सरकार को नींद से जगाने की जरूरत होगी, वो सारे पुख्ता कदम कांग्रेस पार्टी जरूर उठाएगी। सुखवंत जी, कांग्रेस और बीजेपी भले इस चुनाव में एक मेयर जीत ली हो, लेकिन संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। अब आप लोगों की रणनीति क्या होगी? वहां आत्ममंथन और चिंतन की बात कर रहे हैं, आपकी रणनीति क्या होगी? नहीं, हमारी रणनीति तो साफ है खालिद भाई। हमें पहले से ये पता था कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रति लोगों में गुस्सा है, लेकिन क्योंकि एक तात्कालिक घटना की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से, और हमारे लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए मेयर बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए इस प्रदेश की रेस्पेक्ट करने के लिए हमने विड्रॉ कर लिया। अदरवाइज हमें ये पता था पहले से कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रति है,
हमारी रणनीति निश्चित रूप से ये है, जनता के पास जाकर के इन दोनों दलों की जो बेकायदगियां हैं, जो दोनों एक दूसरे से मिलकर के अपनी राजनीति करते हैं, उन सब चीजों को हम जनता के सामने रखते रहेंगे। और जनता निश्चित रूप से ये देखा आपने कि बीजेपी और जेजेपी की सरकार की जो किसानों के प्रति जो बेकायदगी है और कांग्रेस की जिस तरह से मौन उसके ऊपर उसने चुप्पी साध रखी है, कहीं पर भी किसी मंच के ऊपर किसानों की कोई आवाज कांग्रेस नहीं उठाती है। उन सब चीजों को देखते हुए जनता ने ये बात का फैसला किया कि भाई इन दोनों की बजाय तो निर्दलीयों को तरजीह दे दे। हम जनता के पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, इन दोनों दलों की भी कारगुजारियां बताते रहेंगे और जनता निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल को समर्थन देगी। महिमा सिंह जी कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ लास्ट कमेंट के तौर पे जी, चर्चाओं में रोज बाहर सड़कों पर रोज हमारे कार्यकर्ताओं से लेकर हमारे नेता पहले स्थान से लेकर आखिरी स्थान तक पंक्ति में किसानों की आवाज उठाने के लिए खड़े रहते हैं। यदि विपक्ष का एक चेहरा आज देश में है तो वो माननीय राहुल गांधी जी हैं। चाहे वो डॉक्लान की बात उठाना हो, चाहे वो डिमोनिटाइजेशन के अगेंस्ट बोलना हो, चाहे वो जीएसटी कैसी बातें कर रहे हैं आप, चाहे वो किसान आंदोलन के खिलाफ बोलना। हम शहर को बेहतर बनाने पे आज बात कर लेते हैं। क्या भूमिका होगी कांग्रेस की? सोनीपत में मेयर सीट जीता है कांग्रेस ने, किस तरह से बेहतर तरीके से शहर को चमकाएंगे ताकि लोग खुश हो सके? पहले मैं जो कह रही हूँ, जिस उम्मीद के साथ वोट किया है, जिस असंवैधानिक तरीके से ये मौजूदा सरकार अध्यादेशों को लेकर आई है, उसके खिलाफ यदि कोई एक आवाज प्रदेश और देश में गूंजती रही है तो वो कांग्रेस की आवाज है। इस पे अट्टहास कर लें, इस पे हंस लें, चाहे जो मर्जी कर लें, इसका जवाब, इसका उत्तर वक्त आने वाला वक्त देगा। और सबसे मैंने पहले भी कहा, मैं भाजपा के प्रतिनिधियों से तब तक मुखातिब नहीं होंगी ठीक है। शास्त्री जी, पंचकुला में जीत दर्ज की है आप लोगों ने, शहर को बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या कदम उठाएंगे ताकि अगली बार भी जनता आप ही पर विश्वास करे और आगे भी? देखिए, मैं तो इतना कहता और मानता हूं कि मेयर साहब के साथ जो टीम आई है वो टीम केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं, वो समस्त पार्षद जो है वो उनकी टीम के सदस्य होंगे हम, और उन सबके आग्रह और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जिस वार्ड में जिस प्रकार की सरकारी मदद के आधार के ऊपर विकास की दरकार होगी वो निश्चित रूप से सरकार उसको पूरा करेगी। तीनों ही नगर निगमों में बराबर ही जितना मदद करना है उतना करेगी ना, भेदभाव तो नहीं होगा? देखिए, पहले से नारा है और उसी का परिणाम है। आज 6 साल सरकार को हो गए, कोई तबका और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को देखकर ये कह सके कि उनके लिए तो अच्छा है, हमारे लिए गलत है। चलिए, ये आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आपने उम्मीद जताई है कि बिना भेदभाव का विकास होगा, पहले भी हुआ और अब भी होगा, तो ये इसी उम्मीद के साथ इस अपने खास शो को यहीं पे विराम देना होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिस उम्मीद के साथ जनता ने वोट दिया है, क्या ये जो मेयर और पार्षद है उनके उम्मीदों पर उतने ही खरे उतरेंगे? क्योंकि एक उम्मीद है शहरवासियों को कि उनका शहर बेहतर दिखेगा, स्वच्छ दिखेगा और अच्छा दिखेगा।